जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में टोक्यो पैरालंपिक के लिए देवेंद्र झाझरिया ने किस खेल में क्वालिफाई किया है। तो इन्होंने क्वालिफाई किया है भाला फेंक में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किसे 2021 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है गीता गोपीनाथ और कमलेश लुल्ला को, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना ने दक्षिण कोरिया की नौसेना के साथ में कहां पर एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। तो ये सैन्य अभ्यास हुआ आपके पूर्वी चीन सागर में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत ने रूस के साथ मिलकर किस नाभिकीय पावर प्लांट के 5वीं और 6ठी इकाई के निर्माण की शुरुआत कर दी है। तो ये आपकी होगी कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि आपके तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा YSR बीमा योजना को लॉन्च किया गया। तो ये जो योजना है इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश में, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारतीय रेलवे के द्वारा जो पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम है, इसको किस शहर में स्थापित किया गया है। तो इसे स्थापित किया गया बेंगलुरु में, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस देश के द्वारा सी ब्रेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिसाइल का अनावरण किया गया। तो इसका अनावरण किया है इजराइल ने, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वह किन देशों के 5 दिवसीय दौरे पर गए थे। तो ये दौरे पर गए थे इटली और ग्रीस के, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार के द्वारा अगस्त 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शुरू करने की घोषणा की गई। तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2021 के लिए किसे प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है सना मित्तर, कैफ अली और देवांशी रंजन को, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में इनमें से किसने सीएम के पद से इस्तीफा दिया है। तो ये इस्तीफा दिया था तीरथ सिंह रावत ने, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आने वाले समय में आपको ग्रुप डी या फिर SSC CGL का एग्ज़ाम देना है तो नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी। इसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। डेली मेरी यहाँ पर लाइव क्लासेज होती हैं, तो उन क्लासेज को भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन अभी परचेज करना है तो मेरा कोड यूज़ करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा आपको मेरी तरफ से यहाँ पर 10% का कैशबैक भी यहाँ पर मिलेगा, यानी कि टोटल मेरे कोड पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर आप लोग UPSC का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 20 की बजाय 25% का डिस्काउंट मेरे कोड पर मिलेगा, यानी कि 10% आपको कोड यूज़ करने पर यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा और बाकी 15% का आपको मिलेगा कैशबैक। तो ये जो फीचर हैं वो आपके सारे कोर्स के ऊपर लागू हैं। अगर आप लोग कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो सिंपली यूज़ करिएगा कोड KV10। इतना डिस्काउंट आपको किसी भी कोड के ऊपर नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि SSC कैटेगरी में 7 जुलाई से हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो अगर आपको SSC CGL, CHSL, MTS या फिर जो भी हमारे SSC के अन्य एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी भारत के बेस्ट एजुकेटर की मदद से करनी है तो आप इनमें से कोई भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बस सिंपली आपको यूज़ करना है KV10 और इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न से करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो नए CM हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि इस साल की शुरुआत में हमारे उत्तराखंड राज्य के जो CM थे उनका नाम था त्रिवेंद्र सिंह रावत। बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद में तीरथ सिंह रावत यहाँ पर CM बन गए थे
और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी यहाँ के नए सीएम होंगे। अच्छा, सृष्टि गोस्वामी का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि इस साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए सीएम बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा करेक्ट। अब पुष्कर सिंह धामी की बात हुई है तो आपको याद ये भी रखना है कि जो हमारा उधम सिंह नगर जिला है उत्तराखंड में, उसकी एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है खटिमा। तो खटिमा से इस समय ये आपके विधायक हैं और ये यहाँ पर नए सीएम चुने गए हैं विधायक दल के द्वारा और आने वाले कुछ समय में ये अपने पद की शपथ भी लेंगे। बात हुई है यहाँ पर उत्तराखंड की, तो राजधानी यहाँ की दो है, देहरादून और गैरसैंण में। राज्यपाल यहाँ की है बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया? तो इस देश का नाम है चाइना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो अभी हाल ही में WHO के द्वारा जो चीन देश है उसको यहाँ पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इससे पहले WHO के द्वारा इसी साल एल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। 2019 में अर्जेंटीना और अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था और ये प्रश्न आपके कई सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है कि 2021 में एल सल्वाडोर और चीन को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अच्छा, मलेरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से ये आपका फैलता है। ध्यान रखिएगा, भारत ने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम भी अपने देश से मलेरिया को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए किसे भारतीय ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर भारतीय ध्वजवाहक होंगे एम थंगावेलु। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। एम थंगावेलु के बारे में आपको पता ही होगा क्योंकि पिछले साल इनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो लॉन्ग जंप के हमारे तमिलनाडु राज्य से खिलाड़ी हैं। तो जो हमारा भारतीय पैरालंपिक का दल जाएगा पैरालंपिक खेलों के लिए, उसमें जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसके लिए यहाँ पर एम थंगावेलु को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। ध्यान रखिएगा, 24 अगस्त से आपके टोक्यो में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत होगी और इसमें ओपनिंग ध्वजवाहक के रूप में एम थंगावेलु को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो ये जो दिवस है ये 3 जुलाई को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब इस दिवस के बारे में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये याद रखनी है कि यह दिवस हर साल 3 जुलाई को नहीं मनाया जाता है। यह जो दिवस है वह आपके जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार ये 3 जुलाई को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1992 में इसको मान्यता दी गई थी। हालांकि ये जो दिवस है वह आपका 1923 से ही मनाया जा रहा है। तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी घोषणा हुई थी और उसके अनुसार 1995 से ये दिवस मनाया जा रहा है। विषय क्या है इस बार का? तो रीबिल्ड बेटर टुगेदर इस बार का विषय है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन होगा? तो याद रखिएगा, हमारी जो वर्ल्ड फेमस बॉक्सर हैं जिनका नाम है मैरी कॉम और हमारे जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, ये आपके ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो याद आपको ये रखना है कि हमारे देश से अभी तक 18 खेलों में 120 खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके हैं और MC मैरी कॉम इनके साथ साथ मनप्रीत सिंह ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। और इस साल का जो आपका ओलंपिक खेल है ये टोक्यो में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले टोक्यो में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारत सरकार के द्वारा LIC के जो अध्यक्ष हैं उनके सेवानिवृत्त की आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई? तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर एक संशोधन किया गया और संशोधन के माध्यम से जो हमारे LIC के अध्यक्ष होते हैं उनके कार्यकाल को 60 से बढ़ा करके कर दिया गया है यहाँ पर 62 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक कार्यकाल 60 वर्ष का होता था जो कि अब बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया है। LIC की बात करते हैं तो LIC एक्ट के माध्यम से 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, 2 दिन करंट अफेयर की वीडियो नहीं आई थी,
उसके पीछे का रीज़न ये था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वायरल फीवर और खांसी के कारण बिल्कुल हालत ख़राब हो रखी थी, इसीलिए आपका वीडियो नहीं आया था। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी प्रश्न आपके छूटे हुए हैं उन सारे प्रश्नों को मैं डेली यहाँ पर अपडेट करके इंक्लूड कर दूंगा, जिससे आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस दिन अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो ध्यान रखिएगा, हर साल 4 जुलाई के दिन अमेरिका के द्वारा अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर शासन किया था, उसी प्रकार से अमेरिका के ऊपर भी इन ब्रिटिशर्स के द्वारा शासन किया गया था। तो उसी समय 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के द्वारा आज़ादी की घोषणा की गई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि अमेरिका का जो संविधान है ये 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था, और अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में प्रमुख जो रहे थे जॉर्ज वाशिंगटन, ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो याद आपको रखना है कि 4 जुलाई को हर साल अमेरिका अपनी आज़ादी का दिवस मनाता है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में सुमित मलिक को डोपिंग के कारण 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया। तो ये आपके किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे ये हमारे एक रेसलर हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल इनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इस साल का जो हमारा टोक्यो ओलंपिक है उसमें भी इन्होंने 125 किलोग्राम वर्ग में कर लिया है क्वालिफाई, लेकिन अभी सोफिया में जो आपका विश्व ओलंपिक क्वालिफायर हुआ था उस दौरान इनका डोप टेस्ट हुआ और इनके खून में यहाँ पर आपके प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग की बात पता चली है। तो प्रतिबंधित इनको कर दिया गया है UWW के द्वारा। अब देखना होगा क्या इसके लिए ये अपील करेंगे या नहीं। ध्यान रखिएगा ये आपके टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई थे। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी? तो इसकी जो स्थापना है वह मध्य प्रदेश राज्य में की जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में एक जिला है, उस जिले का नाम है सीहोर जिला। तो सीहोर जिले में 25 एकड़ की भूमि पर 179.40 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाना है, और इसके अंतर्गत ये जो हमारा संस्थान होगा इसके द्वारा मेंटल हेल्थ पर सर्टिफिकेट कोर्स भी कराया जाएगा, और इसके अलावा मेंटल हेल्थ के ऊपर यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य में 4000 वर्ष पुरानी एक बस्ती की खोज की गई है? तो ये जो बस्ती है ये आपकी खोजी गई है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल उड़ीसा की जो राज्य सरकार है उनके अधीन एक संस्थान है जिसका नाम है उड़ीसा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज। तो इन्हीं के द्वारा उड़ीसा के बालासोर में की गई खुदाई, और उस खुदाई के दौरान हमारे यहाँ पर जो ताम्र पाषाण काल था, लौह युगीन सभ्यता थी, या फिर हमारा जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल था, उन सभी के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, और उन काल के दौरान यहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट था उसके भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा में इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है कि 11 जुलाई 2021 को सिरसा बांदला स्पेस में जाने वाली भारतीय मूल की डैश डैश महिला होंगी। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे भारतीय मूल की तीसरी महिला हो जाएंगी जो कि स्पेस में जाएंगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमारे देश से कुल मिलाकर के 2 महिलाएं ऑलरेडी जा चुकी हैं, यानी कि हमारे देश से नहीं कह सकते हैं, हमारे देश से ये थी, यानी कि भारतीय मूल की ये थी, जिनमें से पहली कल्पना चावला थी, दूसरी सुनीता विलियम्स थी, और तीसरी महिला यहाँ पर हो जाएंगी सिरसा बांदला। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल एक कंपनी है यूएस की जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। तो इनके द्वारा जो वर्जिन स्पेसशिप यूनिटी है इसके द्वारा टोटल 6 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा स्पेस में 11 जुलाई के दिन, और उन्हीं 6 एस्ट्रोनॉट में से एक हमारी होंगी सिरसा बांदला। मूल रूप से ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं, और अब ये जाएंगी स्पेस में। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में प्रकाशित पुस्तक द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है अशोक चक्रवर्ती साहब ने। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब पुस्तक के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो हमारा इमरजेंसी इम्प्लीमेंट किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा,
उसी के ऊपर ये किताब लिखी गई है अशोक चक्रवर्ती जी के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है मिताली राज। क्या नाम है? इनका नाम है मिताली राज। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके बारे में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए इस प्रश्न का पहले मतलब क्या है ये समझ लीजिए। जो लोग क्रिकेट के बारे में जानकारी नहीं है खास तौर पे वो लोग समझ लें। देखिए क्रिकेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके क्रिकेट के 3 प्रारूप होते हैं। एक होता है T20, दूसरा होता है टेस्ट और तीसरा होता है ODI। तो अब ये महिला क्रिकेटर के इतिहास में पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने यहाँ पर सबसे अधिक रन बनाए हैं। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वह इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लेटे एडवर्ड के नाम पर था। उन्होंने टोटल 10,273 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए थे और इस रिकॉर्ड को मिताली राज ने यहाँ पर तोड़ दिया है। मिताली राज की बात करते हैं तो भारत की तरफ से 11 टेस्ट इन्होंने खेला है, 216 ODI खेला है और 89 T20 मैचों में हिस्सा लिया है। तो अभी इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच चल रहा था जिसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है और अब महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। नाम इनका है मिताली राज। ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के इतिहास में 20 साल पूरा करने वाली भी ये पहली खिलाड़ी हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी, ये किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे? तो ये जो स्मारक है ये बना है इटली में। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय एक युद्ध हुआ था इटली में। युद्ध का नाम था मोंटे कैसिनो का युद्ध और इस युद्ध के दौरान हमारे भारत के 5,000 सैनिक यहाँ पर हो गए थे शहीद। तो उन्हीं 5,000 सैनिकों की स्मृति में यहाँ पर कैसिनो शहर में इसका निर्माण किया गया है और हमारे जो वायुसेना के प्रमुख हैं ये आपके यूके और इटली की यात्रा पर जाने वाले हैं। उसी दौरान इटली में इनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रीनी रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत में पहली स्वदेशी ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम को विकसित किया गया? तो ये जो डिफेंस डोम है उसका नाम है इंद्रजाल। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अब आपने यहाँ पर जो आयरन डोम है इजराइल वाला उसके बारे में सुना होगा। आयरन डोम का काम क्या होता है कि ये हमारे पूरे इजराइल को कवर करता है कि अगर इजराइल में कोई भी मिसाइल यहाँ पर इंटर करती है तो इस डोम के द्वारा यानी कि जो इनका रडार सिस्टम है उसके द्वारा इसको कैप्चर करके नष्ट कर दिया जाता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ की एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रीनी रोबोटिक्स। तो इन्होंने भी इसी प्रकार का एक डोम बनाया है। अब ये डोम बहुत ही बड़े एरिया के लिए नहीं है लेकिन 1,000 से लेकर के 2,000 वर्ग मीटर के एरिया में अगर इसको एक्टिवेट किया जाता है तो उस स्थिति में कोई भी आपका ड्रोन आए, कोई भी आपकी मिसाइल आए तो उसको ये आसानी के साथ में डिटेक्ट कर सकता है। और ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है ग्रीन रोबोटिक्स ने। तो अच्छे से याद रखिएगा नाम इसका रखा गया है इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल इसका नाम है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस शहर में सोनिक बूम जैसी तेज आवाज वाली घटना पुनः हुई है? तो ये जो सोनिक बूम वाली घटना है ये आपकी हुई है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए ये जो घटना है ये पिछले साल भी हुई थी बेंगलुरु में। तो उस दौरान इंडियन एयरफोर्स का एक विमान वहाँ से गुजरा था और उसने अपनी स्पीड को यहाँ पर चेंज किया था जिसके कारण ये आवाज़ यहाँ पर सुनाई दी थी। हालांकि इस बार की जो आवाज़ है उसके पीछे के कारणों का पता अभी नहीं लग पाया है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने ये कंफर्म किया है कि इस प्रकार का कोई भी विमान उस दिन आपके बेंगलुरु से नहीं गुजरा था। भूकंप जैसी भी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं थी। तो फिर ये सोनिक बूम किस कारण सुनाई दी है इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। ध्यान रखिएगा सोनिक बूम के बारे में। तो जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट हवा की गति से तेज स्पीड में कहीं से गुजरता है तो उस दौरान हमें सोनिक बूम के बारे में पता चलता है यानी कि सोनिक बूम वहाँ पर जनरेट होती है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में प्रकाशित पुस्तक नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिनेशन के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसको यहाँ पर लिखा है धवल कुलकर्णी ने। किसने? धवल कुलकर्णी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है।
तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज, वाई आई असैसिनेटेड महात्मा गांधी, ये यहाँ पर पुस्तक है। अच्छा, ये तो नाथूराम गोडसे वाली पुस्तक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुस्तक है इसे लिखा है प्रसिद्ध पत्रकार धवल कुलकर्णी ने, और इस पुस्तक में इन्होंने नाथूराम गोडसे के जीवन के बारे में बताया है, और इन्होंने इसमें ये भी बताने का प्रयास किया है कि क्यों नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की यहाँ पर हत्या की गई थी। अगर हम बात करते हैं धवल कुलकर्णी की कुछ अन्य पुस्तकों की, तो पिछले साल ही इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द कजिन ठाकरे, उद्धव राज एंड द शाडो ऑफ देवस सिन्हाज, ये पुस्तक लिखी थी। और एक इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक और है जिसका नाम है द बावला मर्डर केस। तो ये सारी पुस्तकें धवल कुलकर्णी के द्वारा लिखी गई हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। कल मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, तो इसके गठन का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 280 में आपको मिलेगा। राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल पे वित्त आयोग का यहाँ पर गठन किया जाता है। अगला प्रश्न था कि भारत में जो पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी साहब हमारे पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। 14वें वाले के थे वाई बी रेड्डी, और इस समय जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह साहब, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न था कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान है। निर्वाचक मंडल का मतलब ये हुआ कि हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये प्रावधान आपको 54 में मिलेगा। हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में प्रावधान आपको 55 में देखने को मिलेगा। और आखिरी प्रश्न था कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश को जारी करते हैं, तो ये जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो जब हमारे संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है उस समय राष्ट्रपति के द्वारा ये अध्यादेश जारी किया जाता है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि स्पेस एक्स के द्वारा कितने सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि नासा का जो मंगल हेलीकॉप्टर है इसका नाम क्या है। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं इस समय, उनके बारे में आपको बताना है। और रायमोना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो आज आपकी 12 बजे वाली क्लास होगी अनअकैडमी पर, इसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। और अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर परचेज करना है तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, किसी भी सब्सक्रिप्शन के परचेज करने पर आपको यहाँ पर 10% के साथ साथ 10% का इंस्टेंट कैशबैक भी आपको आपके अकाउंट में मिलेगा। तो इसका लाभ आप लोग यहाँ पर उठा सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।